हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और स्टूडेंट, जैसे हमारी क्लास 12th की क्लासेस चल रही हैं, अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस पूरा का पूरा पार्टनरशिप अकाउंट सीखा। वैसे ही आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के बारे में पहले पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कंपनी की डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग। और उसके बाद एक एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। अगर कंपनी अकाउंट्स को आप बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्योंकि कंपनी अकाउंट्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो या दो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि आप इसके सारे पार्ट्स देखें। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। अब इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें समझना है कि कंपनी अकाउंट्स किसे कहते हैं। तो कंपनी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर मीनिंग डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। डेफिनेशन, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी नहीं पता होता कि डेफिनेशन और मीनिंग में क्या डिफरेंस है। वो दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि डेफिनेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन के वर्ड्स में दिए गई कॉन्सेप्ट। इसमें डेफिनेशन जब हम लिखते हैं या डेफिनेशन हमसे पूछा जाता है तो ये डेफिनेशन कभी अपने वर्ड्स में नहीं होती। ये किसी एक्सपर्ट के लैंग्वेज में या किसी यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड्स में हमें बोलनी होती है। तो जैसे हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एच पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। जैसे कि अब करंट में हमारा जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, तो इसमें जो डेफिनेशन दी गई हमें वो समझना है। इससे पहले हमारे और भी कंपनीज एक्ट हुए जो अभी प्रीवियस चल रहा था, इससे पहले वो था हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब करंट में हमारा जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 है। तो इसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है कि अ कंपनी means a company incorporated under this act or any previous कंपनी लॉ। अब यहां पर ये डेफिनेशन तो दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर, या आप कह सकते हो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर, जहां पर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। बट इस डेफिनेशन को पढ़कर जैसा कि बोला गया कि कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो इस करंट कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, या इससे पिछले किसी भी कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड हो, उसे हम कंपनी कहेंगे। बट कंपनी का मतलब तो यहां नहीं बताया गया कि कंपनी क्या है, इसलिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोफेसर हैने ने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, a company is an आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है।
created by law, having separate entity and with a perpetual succession and a common seal. अब ये डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि एक कंपनी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेफिनेशन में कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी को सबसे पहले पर्सन क्यों बोला गया, इसके पीछे भी आप समझ लें कि एक कंपनी को एक पर्सन, नेचुरल पर्सन जैसे ही सारे राइट्स प्राप्त हैं। जैसे एक नेचुरल पर्सन का बर्थ होता है नेचुरल प्रोसेस से, एक कंपनी का भी बर्थ होता है बट लीगल प्रोसेस से। एक नेचुरल पर्सन अपना काम अपने नाम से करता है, कंपनी अपना काम अपने नाम से करती है। एक पर्सन पर केस फाइल किया जा सकता है, कंपनी पर भी केस फाइल किया जा सकता है। एक पर्सन केस फाइल दूसरे पर कर सकता है, कंपनी भी दूसरों पर केस फाइल कर सकती है। एक पर्सन की डेथ होती है नेचुरल प्रोसेस से, कंपनी की डेथ होती है लीगल प्रोसेस से, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। तो एक नेचुरल पर्सन जैसे इसके पास सारे राइट्स हैं, बट आर्टिफिशियल क्यों बोला गया? क्योंकि इसे लॉ ने क्रिएट किया है, नेचर ने नहीं। अगली बात हम बात अगर करते हैं तो दूसरी चीज है हैविंग सेपरेट एंटिटी। एक कंपनी का अपना अस्तित्व कंपनी के ओनर से अलग होता है, कंपनी के मेंबर से अलग होता है। अगर कंपनी के सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी को ओनर नहीं चलाते, कंपनी अपने मैनेजमेंट के थ्रू चलती है। ठीक है। और विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। जैसे ह्यूमन बींग्स की एक लाइफ होती है 100 ईयर्स और 50 और 60 ईयर्स, ऐसे कंपनी की कोई लाइफ नहीं है। कंपनी अगर लीगल तरीके से चल रही है, कंपनी का प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, तो ये सैकड़ों साल चल सकती है, कई 100 साल चल सकती है। और लास्ट में बोला गया है एंड अ कॉमन सील। अब कॉमन सील का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक नेचुरल पर्सन किसी डॉक्यूमेंट, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है तो वो पर्सन क्या करता है? डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करता है। अब कंपनी क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, वो सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, और जिस डॉक्यूमेंट पर ये स्टैंप लगा दी जाती है ये माना जाता है कि वो काम वो कंपनी कर रही है। ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की डेफिनेशन। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसी डेफिनेशन से हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी सामने आती हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स, कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले कंपनी स्टार्ट कहां से होती है? कंपनी में सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। और अ कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस एज अ कंपनी अंटिल इट इज इनकॉर्पोरेटेड, कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई तो वो कंपनी के नाम से बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का वजूद, कंपनी का एग्जिस्टेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी बात अगर हम करें तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी अपना सारा काम अपने नाम से करती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंडक्ट ऑफ द मेंबर। ठीक है।
तो ये हो गई सेकंड। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी के सारे काम कंपनी के नाम से होंगे, कोई मेंबर की वर्किंग इस कंपनी के काम को अफेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करती है, जैसे कि एक नेचुरल पर्सन अपने काम करता है अपने नाम से, कंपनी अपने काम अपने नाम से करती है, ठीक है, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। कंपनी का साथ ही साथ आर्टिफिशियल पर्सन के बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। ऐसा नहीं साल 2 साल 3 साल कंपनी की लाइफ है। अगर कंपनी का बिजनेस कंपनी का प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो ये बहुत सालों तक चल सकती है। लाख मतलब ये समझो 100 साल 2 साल 200 साल 500 ईयर्स या 500 साल कह सकते हो आप। तो इसका लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेंस होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि हम कंपनी का बिजनेस क्यों स्टार्ट करें, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। एक पार्टनरशिप फर्म या ये कहें कि कंपनी छोड़कर जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि चाहे बिजनेस आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हो या पार्टनरशिप में कर रहे हो या फिर एचयूएफ के रूप में कर रहे हो, बहुत सारे फॉर्म्स है बिजनेस करने की। सभी केस में हमारे बिजनेस की और बिजनेस के साथ साथ बिजनेस को रन करने वाले ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट कंपनी ही एक ऐसा स्वरूप है बिजनेस का जहां पर हमारे सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी, जिन लोगों ने कंपनी में अपनी ओनरशिप दर्ज कराई, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए या ये कहो कि कंपनी के ओनर हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। और लिमिटेड होने का मतलब लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड पार्टली अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, कि अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है और 100 रुपए में आपने अब तक 80 रुपीज पे कर दिए हैं, तो बचे हुए 20 रुपीज ही कंपनी फ्यूचर में आपसे मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी। मींस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म में लॉस हो जाए या कंपनी फर्म पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो फर्म के डेप्ट पे करने के लिए पार्टनर्स के घर तक बिक सकते हैं। बट कंपनी में बिल्कुल सेफ है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपके घर तक आंच आ सके, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत अच्छा पॉइंट होता है, वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है और कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहे तो पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन है कि अनटिल ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन फेवर ऑफ समवन एल्स। कि अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो एक पार्टनर अपना शेयर दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में तो रिस्ट्रिक्शन है कि एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, पब्लिक एट लार्ज नहीं कर सकता। जबकि पब्लिक कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो वहां पर कोई भी मेंबर जब चाहे अपने शेयर दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है, बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद अगला है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी के केस में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप बिल्कुल सेपरेट होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में तो सभी पार्टनर ही मिलकर बिजनेस को मैनेज करते हैं, जबकि कंपनी में मैनेजमेंट अलग होता है, मैनेजमेंट बोर्ड अलग बनाया जाता है जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और हमारे बहुत सारे मैनेजर्स, वर्किंग स्टाफ, एम्प्लॉयज होते हैं। तो मैनेजमेंट अलग है। जबकि ओनरशिप, जिन लोगों ने पैसा लगाया वो कंपनी में मेंबर बोले जाते हैं, ना कि पार्टनर। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है।
ओनर्स बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट नहीं करते, जबकि बिजनेस को रन कौन करता है? हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट है वो है कॉमन सील। अब तो कॉमन सील इस करंट मॉडर्न एनवायरनमेंट में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब ई स्टैम्प, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब ऑप्शंस आ चुके हैं। जबकि कॉमन सील होना कंपलसरी होता था पहले, जब डिजिटल सिग्नेचर जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थी। तो ये कंपनी की कुछ ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब ये तो हुआ कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी किसे कहते हैं। अब हम इसके बारे में कि कंपनी को वर्क करना है, बिजनेस करना है, तो कंपनी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, उस अगली कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कंपनी में पैसा कहाँ से आता है। पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स पैसा घर से लाकर डायरेक्टली अमाउंट के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। पहले उनके बीच एग्रीमेंट होता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जितना डिसाइड हुआ उतना पार्टनर्स कैपिटल घर से लाके लगाते हैं। जबकि बात करें कि कंपनी में पैसा कहाँ से आता है, तो कंपनी में पैसा कंपनी शेयर इशू करके पब्लिक से गेट करती है। अब वो शेयर्स क्या है और शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक कंपनी पैसा पब्लिक से लेने के लिए पब्लिक में दो तरीके के शेयर इशू कर सकती है। मीन्स दो तरीके के शेयर्स कह सकते हैं कि होते हैं, इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसे आप समता या साधारण अंश कह सकते हैं। समता या साधारण अंश। जबकि दूसरी कैटेगरी जो शेयर्स की है वो है प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता मिलना, तो इसे हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकारी अंश। शेयर्स को हिंदी में अंश कहते हैं। पूर्वाधिकारी मीन्स पहले अधिकार बनना। हम ये कह सकते हैं कि ये शेयर्स हमारे वीआईपी कैटेगरी के, बट इन्हें किस बात की प्रेफरेंस मिलती है या इन दोनों शेयर्स में अंतर क्या है, तो वो चीज मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले प्रेफरेंस नाम होने के पीछे इनके पास क्या राइट होता है? पहला राइट है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स में क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है वो उनके प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। 3:2:1 या जो भी आपस में हमने डिसाइड किया उस रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है, बट ओनली पार्टनर्स में। यहाँ कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के पीछे ओनर बहुत सारे हैं जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जो भी प्रॉफिट है वो सारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा। बट यहां पर क्या लिखा है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। मीन्स अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए आपने 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, प्रेफरेंस शेयर के साथ उसकी रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन होती है 10%, 12%, 9%। जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उस पर उसकी रेट फिक्स है। इसका मतलब कि आपको इस फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड से आपकी कैपिटल पर
फिक्स्ड अमाउंट का प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, तो जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का राइट है, वहीं पर इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या प्रॉब्लम होती है? नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जो इनका बेनिफिट है वो इनके लिए लॉस है। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, प्रायोरिटी इन डिविडेंड। मींस अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मींस नो प्रायोरिटी, नो प्रायोरिटी नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड, कि डिविडेंड पाने में इन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिविडेंड में प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता मिलना। तीसरा है प्रायोरिटी इन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, पैसों की वापसी। मतलब कि अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा, उनके शेयर्स के पैसे वापस किए जाएंगे। तो प्रायोरिटी इन रिडम्पशन, पैसों की वापसी में प्राथमिकता इनको मिलती है। उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। मींस नो प्रायोरिटी इन रिडम्पशन। बात समझ आ गई? अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखें, मैं पॉसिबल होगा आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये 3 प्रेफरेंशियल राइट है, इनके साथ साथ एक और प्रेफरेंशियल राइट है, वो है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी ने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट है कि फ्यूचर में जब चाहें वो अपने प्रेफरेंस शेयर को कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई कन्वर्टिबल राइट नहीं होता। मीन्स इक्विटी को प्रेफरेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो नो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब आपको अगर इतनी 4 प्रायोरिटीज बताई गई और आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा शेयर खरीदना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे, क्योंकि यहां पर हमें इन चीजों की प्रायोरिटी मिलती है, जबकि ये प्रायोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं है। बट अब आपको बताते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनियों के इक्विटी शेयर ही खरीदे हैं, और क्यों खरीदे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, देखिए, अब इन डिसएडवांटेज के साथ साथ कुछ मेरिट्स भी हैं इक्विटी शेयर होल्डर में। मींस अब हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, रियल ओनर ऑफ कंपनी। कंपनी के रियल ओनर इक्विटी शेयर होल्डर माने जाते हैं, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। इनको तो एक फिक्स रेट से हमने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचा वो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का बनता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन्हें कम पाने का अगर रिस्क है तो ज्यादा पाने का भी राइट है। हैविंग राइट टू अटेन
द मीटिंग, हैविंग राइट टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ कंपनी, कंपनी की सारी मीटिंग अटेंड करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता। हैविंग राइट टू वोट, कंपनी के हर मैटर पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर के सामने अपनी बातें रखती है और उनसे उनके बारे में पूछती है, वोटिंग कराती है। तो हैविंग राइट टू वोट मीन्स वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। हैविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ being elected as a director of company, तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास सबसे बढ़िया राइट, सबसे अच्छा राइट ये है, इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर डायरेक्टर के इलेक्शन में इलेक्ट हो सकते हैं, चुने जा सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे राइट हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं है। ठीक है, इस वजह से रियल ओनर कंपनी के कौन माने जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। एक और राइट बताते हैं आपके पास, हैविंग राइट टू गिव सजेशन, हैविंग राइट टू गिव सजेशन, एंड टू बी कंसल्टेड मीन्स कंपनी के किसी भी मैटर में जहां पे कंपनी ने मीटिंग बुलाया है तो शेयर होल्डर्स से सजेशंस इनवाइट किए जाते हैं और कंपनी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सारे इक्विटी शेयर होल्डर से मैटर को कंसल्ट करती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक राइट है जो केवल इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। आई थिंक कि अब आपको इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या कहें कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। अब आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इससे आगे बताता हूं आपको। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बटन है बेल आइकन, उस बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को प्रेस करके आप हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूं। कि ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स इशू करके जो पैसा कंपनी में आता है उसे कंपनी अपनी कैपिटल मानती है। जैसे पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कैपिटल बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पर कंपनी में जो शेयर्स इशू करके पैसा आता है उस कैपिटल को कंपनी बोलती है शेयर कैपिटल। तो अगला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें बनानी होगी और उसमें शेयर कैपिटल का डिवीजन करना होगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल।
अब देखें कि ये शेयर कैपिटल, जो शेयर इशू करके पैसा कंपनी को मिला उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और यही कंपनी की अपनी रियल कैपिटल होती है। तो देखें, ये बैलेंस शीट में जो हमें दिखाना है उसमें सबसे पहली जो हमारी कैपिटल होती है वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। इसके और भी कुछ नाम है, लाइक आप इसे रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, या फ्लोटेड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। ये कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जितनी कैपिटल के लिए कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितनी वैल्यू के शेयर इशू कर सकती है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारी कंपनी 10 करोड़ रुपीस की कैपिटल के लिए रजिस्टर्ड हुई, तो ये 10 करोड़ एक मैक्सिमम लिमिट है, ऑथराइज लिमिट है, जितनी की जिस वैल्यू से ज्यादा के शेयर कंपनी अपने लाइफ टाइम में नॉर्मली नहीं इशू कर सकती। नॉर्मली का मतलब कि एक बार जितनी अप्रूवल हो गई उतनी ही कैपिटल से हमें काम चलाना होगा। बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, इस ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा करना चाहती है, तो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो हमें फुलफिल करके मीन्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, एनसीएलटी से अप्रूवल लेना है, रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना है, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है अपने सारे शेयर होल्डर के बीच में, और हम अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये मानेंगे कि कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल ये ऑथराइज कैपिटल है, इससे ज्यादा के शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। सेकेंड शेयर कैपिटल होती है, उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, ये सब इसी के अंदर, इसी के पार्ट हैं। इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब अगर हमें 10 करोड़ की जरूरत, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है 10 करोड़ से, और स्टार्टिंग में ही हमें पूरे 10 करोड़ की जरूरत नहीं है, अभी लगता है कि हमें हमारा काम 5 करोड़ से चल सकता है, तो अभी हम इसमें से 5 करोड़ के शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन कंपनी ने लेना है कि 5 करोड़ से काम चल सकता है या 2 करोड़ से काम चल सकता है। जितनी वैल्यू से अभी हमारा काम चल सकता है, हम उतनी वैल्यू के शेयर इशू कर देंगे। थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब अप्लाइड शेयर कैपिटल। मतलब ये हुआ कि एक कंपनी के ये सोचने से कि वो कितने शेयर इशू करना चाहती है, या एक दुकानदार ये सोचे कि मुझे कितने प्रोडक्ट बेचने हैं, उसके सोचने से ये नहीं होगा कि उसके सोचने से जितना वो सोचेगा, जितना चाहेगा उतने शेयर इशू हो जाएंगे, बल्कि डिपेंड करता है पब्लिक में कि आप इशू तो 5 करोड़ के शेयर करना चाहते हो, बट पब्लिक कितने शेयर के लिए अप्लाई करती है। हो सकता है आपकी कंपनी का नाम, रेपुटेशन बहुत अच्छा हो और आप 5 करोड़ के शेयर इशू करना चाहते हो, आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाए। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है तो, और अगर रेपुटेशन कम है तो कई बार हम जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे कम भी एप्लीकेशन आती है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कंपनी ने पूरे 5 करोड़ के लिए पब्लिक ने अप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम 2 पार्ट बनाते हैं। ए पार्ट बनाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इस कैटेगरी में हम क्या रखते हैं कि जो शेयर हमने इशू किए, मान लीजिए हमारा शेयर 100 रुपए का है और ये 100 रुपए हमने पब्लिक से मांगे और पब्लिक ने पूरे 100 के 100 रुपए हमें पे कर दिए हैं, तो वो तो आ जाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में।
जबकि एक और कैटेगरी हम बनाते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए का शेयर है बट, और 100 रुपए मांगे भी, बट कुछ लोगों ने उसमें से कुछ शेयर के पैसे नहीं दिए, लाइक किसी ने 50 रुपए दे दिए, 60 रुपए दे दिए, बैलेंस मनी अभी तक नहीं पे किया, तो उसे हम इस कैटेगरी में दिखाते हैं। तो ये दो कैटेगरी का टोटल करके हमारा सब्सक्राइब का टोटल बनता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमें बैलेंस शीट के अंदर करना होता है, और बैलेंस शीट में भी नहीं बल्कि बैलेंस शीट का एक नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं शेयर कैपिटल का, और उसमें ये डिटेल हमें देना होता है। ठीक है, आप नोट करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो आप लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और मेहनत से नई वीडियो नई नॉलेज के साथ बनाकर लाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले पार्ट में शेयर्स कैपिटल की या शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो वीडियो मैं आपको कल आपके पोर्टल पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, और इस कॉन्सेप्ट को आपको जो मैंने बताया इसे अच्छे से देखें, समझें, बुक में रीड करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, थैंक यू।